ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है चुनावी चक्रव्यूह का, जिसमें हर एक जिले के इतिहास समेत वहां की समस्याओं के बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में चल रही हलचल के बारे में भी आपको बताते हैं। इसी के साथ आज अमेठी जिले की बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या अमेठी में 43 साल पुराना इतिहास दोहरा रही है कांग्रेस? बड़ा सवाल है। क्या पिता राजीव गांधी के नक्शे कदम पर राहुल गांधी है? ये भी बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सीट से राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तो तेज है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस यहां कौन चुनाव लड़ेगा। बता दें, बीजेपी और बसपा ने भी अमेठी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का सस्पेंस अब भी बरकरार है। सवाल यह है कि कांग्रेस बिना प्रत्याशी उतारे चुनाव किसके चेहरे पर लड़ना चाहती है? क्या राहुल गांधी की भी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी ही है? उनके नाम पर जैसे बीजेपी चुनाव जीत जाती है, वैसे ही राहुल गांधी के नाम पर जीतने की तैयारी की जा रही है। बता दें, कांग्रेस अमेठी सीट से 43 साल पुराने इतिहास को दोहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5 दशक पहले संजय गांधी ने अमेठी की ऊबड़ खाबड़ बंजर जमीन पर सियासी बुनियाद रखा था, जिसके बाद से ये देश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार की जाने लगी। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2019 के लोकसभा सीट में अमेठी सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया था और राहुल गांधी को हार कर सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को उतारा है, जो सोमवार को नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार पर पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इसे लेकर के सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि जल्दी कांग्रेस इस सस्पेंस को खत्म कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से चंद्रमोल जी हैं, कांग्रेस से धर्मेंद्र शुक्ला जी है, राकेश यादव जी हैं सपा से, धर्मेंद्र शुक्ला जी है आम आदमी पार्टी से, मोहम्मद सिद्दीकी जी है जन प्रगति पार्टी से, और हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जी भी लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए हैं अपडेट्स देने के लिए, साथ ही समस्याओं के बारे में बताने के लिए और सियासी समीकरण को समझाने के लिए। आप सभी मेहमानों का चुनावी चक्रव्यूह में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल यही है, राकेश जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि अमेठी के चुनावी रण में अब तक सिर्फ 3 बार उतरे सपा के योद्धा, और 3 बार ही उतर चुके हैं। इस बार गठबंधन में उतरे हैं और कांग्रेस के साथ उतरे हैं। वहीं लास्ट टाइम देखा गया था कि 2019 में कांग्रेस भी यहां से मात खा गई थी। इस बार ये जो भरोसा दिखाया गया है, जो गठबंधन मेल करके आया है, क्या वाकई में इसका कुछ फायदा मिलने वाला है? क्योंकि कांग्रेस अभी भी डमाडोल नजर आ रही है। जी राकेश जी। धर्मेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा। शायद आवाज नहीं जा रही है हमारी राकेश जी तक। धर्मेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। जी जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अमेठी का जो निर्णय है, अमेठी का निर्णय कहीं से लेट नहीं हुआ, कहीं से देरी नहीं हुई है। आप पिछले 81 में जाएं, संजय जी के न रहने के बाद में राजू जी ने आखिरी दिन पर्चा यहां से भर के आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व किया था, और राहुल गांधी भी 2024 में भारत देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यहाँ अमेठी में भारी उत्साह है। कल यहाँ नया सूर्य उदय होगा। यहाँ लोग तैयारियां कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहां से कल नामांकन करेंगे अमेठी से। कल नामांकन करेंगे ये तो तय हो गया है, लेकिन जो अभी देश की जनता जानना चाहती है कि क्या अभी तक नामांकन ना करने का, अभी तक प्रत्याशी को घोषित ना करने का ये कोई नया खेल है कांग्रेस का? जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हमेशा से ही बीजेपी चुनाव लड़ती आ रही है और जीतती भी आ रही है। कि राहुल गांधी इतने दमदार छवि रखते हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस?
आप ये देखिए, आज 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 आप हमसे लाइव जुड़ी हुई हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो रणनीति के तहत ये सीट रुकी हुई है, ये कांग्रेस की रणनीति है। और यही रणनीति आने वाले समय में राहुल गांधी का देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। जी धर्मेंद्र जी, अब एक सवाल हमारा ये भी है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, चंद्रमौल जी आपसे सवाल है, लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 पार का जो वादा किया जा रहा है 150 पर सिमटा देंगे। वही शशि थरूर ने भी बयान दिया है कि 400 पार क्या होता है, 300 और 200 भी नहीं आने देंगे। जी चंद्रमौल जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए चंद्रमौल जी। की जमानत जब्त हो जाएगी। इसके नाम पे ये जो है चुनाव लड़ते हैं, अमेठी में पर्चा भरेंगे, जमानत उन्हीं की जब्त होने वाली है। अमेठी में अब कुछ बचा नहीं है। और इनको बताओ कि ये जो 150 और 200 की बात कर रहे हैं, जिस चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं वही चुनाव यहाँ हारेगा और बुरी तरीके से हारेगा। मैं तो स्वागत करता हूँ, जल्दी आए। और जो अमेठी का इन्होंने 30 वर्ष बर्बाद किया है, 15 वर्ष खुद और 5 साल सोनिया जी, उसका बदला यहाँ का नौजवान लेना चाहता है। इनकी जमानत जब्त करा करके ये लोग 5 घंटे भी लाइट नहीं दे पाए, आज 18 घंटे लाइट मिल रही है। ये लोग अमेठी ने इनको भरपूर प्यार उड़ेला, उसी अमेठी को इन्होंने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। यहाँ पे 100% किसान रहते हैं, एक भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं बनवाया। किसने बनवाया? स्मृति ईरानी जी के प्रयास से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के आशीर्वाद से बना। यहाँ पर भगवान न करे घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो बड़े बड़े ये जो नेता रहे, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया, मोदी, योगी और दीदी स्मृति ईरानी ने बनवाया। तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा, वाली सड़कों को मजबूत किया। और आज बेहतर सड़कें यहाँ पे आप कहीं भी चले जाइए, बहुत अच्छी सड़कें बनी है। पौड़ीगंज से किसी भी तरफ चले जाइए पूरे अमेठी में आज बेहतर सड़कें मिली है अमेठी को। तो अमेठी अब जाग चुका है, अब भावनाओं में बहने वाला नहीं है। इन्होंने 15 साल तक खूब जो है भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया और बर्बाद किया अमेठी को। अब अमेठी जाग चुका है। अमेठी अच्छी सड़कें चाहता है, 8 घंटे लाइट चाहता है। अमेठी यहाँ पे अच्छी जो है सुविधा चाहता है, विद्यालय चाहता है, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, कई बालिका विद्यालय, 4 ITI चाहता है। अब अमेठी जाग चुका है, अब इनके लिए कहीं कुछ बचा नहीं है। ये आंख में धूल झोंक करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब कोई भी आए, राहुल जी आए, प्रियंका जी आए या अन्य कोई आए, सबकी जमानत जब्त होगी अमेठी में। जी धर्मेंद्र शुक्ला जी, जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई में अब कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि एक बार स्मृति ईरानी ने अपना कब्जा जमा लिया, अब दूसरी बार भी वही आएंगी। और अमेठी की जनता और अमेठी में इतना विकास हुआ है कि उनका दबदबा हो गया है अब वहां पर, और अब कोई और नहीं आएगा। शिवानी जी, पहले मैं अपने भाई जी धर्मेंद्र जी, दो हमारे साथ पैनल पर 2 धर्मेंद्र जी हैं, एक आम आदमी पार्टी से हैं और एक कांग्रेस से हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से है। मेरे भाई चंद्रमौली जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, यही स्मृति ईरानी 5 साल राज्यसभा से सदस्य रह के मंत्री रही। उसके बाद में अमेठी से सांसद रह के मंत्री रही। 5-5, 6-6 मंत्रालय उनके पास भारी भरकम है। एक भी मंत्रालय का आप काम नहीं अमेठी में बता सकते। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलाटी राहुल जी ने लगवाई थी, उसको भी लेके चले गए। यही अमेठी में रेलवे लाइन का ऊंचा हार का काम हुआ था, उसको ठप करा दिया। यही अमेठी में फूड पार्क का शिलान्यास हुआ था, चालू होने वाला था, वो बंद करा दिए। तो ये सिर्फ एक ढकोसला, एक झूठ बोलने का काम करते हैं, प्रोपोगंडा फैलाने का काम करते हैं। चंद्रमौली जी से मेरे भाई हैं, मैं इनको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो आज दीक्षा लेके आपके सामने आके बोल रहे हैं, ये भी कहीं कांग्रेस के नेहरू जी का बनवाए हुए स्कूल में, कहीं इंदिरा जी के बनवाए हुए स्कूल में शिक्षा लिया होगा, जो आज इतने शिक्षित होके इतनी ये बातें बता रहे हैं।
जिनका कोई भी सत्य नहीं है। यहाँ धर्मेंद्र जी आपने जितनी बातें बताई हैं, आपने जितनी बातें बताई उनका तथ्य भी जान लेते हैं, उनका सत्य भी जान लेते हैं। चंद्रमौल जी ने अभी जितनी बातें बताई हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं ना। हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। ये देश में प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं कि 400 पार। हम लोग यहाँ गांव में रहते हैं, अमेठी के रूरल गांव में रहते हैं। 400 पार की जो बात होती है, फेरी वाले भी 400 रुपए में कुर्सी बेचने गांव में निकलते हैं और वो कुर्सी बाद में मोल भाव करके 180 रुपए में 200 रुपए में बिकती है। तो ये देश के फेरी हो जाएंगे। अब की इनको देश की जनता आपकी इनको फेरी कर देगी और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बनने वाले हैं जी। लेकिन कैसे हमारा सवाल का चंद्रमौल जी आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम सवाल करते हैं धर्मेंद्र जी आपसे कि राहुल गांधी जी आखिर प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, किस छवि के साथ बनेंगे और किस रणनीति के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रमौल जी जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र जी चंद्रमौल जी को बोलने दीजिए। प्यार मोहब्बत बांटने वाले इंसान हैं राहुल गांधी के साथ देश की महिलाएं हैं। राहुल गांधी के साथ कोई झूठा व्यक्ति नहीं है और देश का नौजवान सोच लिया है कि अब की देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहा है। ठीक है, पहले हम ही सवाल कर लेते हैं कि आखिर किस रणनीति के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है और आखिर मतदान कौन करेगा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अभी तक कई सीटों से ना तो प्रत्याशी घोषित किए हैं कांग्रेस ने। धर्मेंद्र जी ना तो प्रत्याशी घोषित किए हैं, ना ही किसी रणनीति के साथ गठबंधन काम करने की तैयारी कर रहा है। वही युवा, वही किसान, वही किसान, वही महिलाएं, वही मतदान करेंगी और देश का मिजाज बदलने वाला है। इंडिया गठबंधन जब गठबंधन में ही एकता नहीं है, जब आप गठबंधन में ही एकता नहीं बना के रख पाए, गठबंधन जो मिसाल पेश कर रहा है ये देश की जनता देख रही है कि गठबंधन आखिर कर क्या रहा है। वो केवल उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों के बीच में रह गया। आप कहाँ की सोच रही हैं? पूरा देश बदल रहा है, हाथ बदल रहा है देश की हालात। ये हालात चंद्रमौल जी जवाब दीजिएगा। हाथ देश की हालात बदल रहा है, भले ही गठबंधन में एकता ना हो, केवल एकता की उलझुल बातें होती हैं लेकिन एकता दिखाई ना दे रहा। मुंह नहीं छुपाते हम देश की महंगाई पे मुंह नहीं छुपाते। नौजवान जो बेरोजगार होके बैठे। चंद्रमौल जी इतना सब सुनने के बाद आप खामोश कैसे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी सच्ची और अच्छी बात करते हैं। हमारे नेता राहुल अब आपको आवाज आ रही है चंद्रमौल जी? हमारे नेता महंगाई का साथ नहीं, ऐसा नेता जो चंद्रमौल जी इतनी सारे आरोप लगा दिए धर्मेंद्र शुक्ला जी ने। उन्होंने कई सारी बातें कही कि देश के युवा, किसान, बेरोजगार और ये सारे घूम रहे हैं सड़कों पर, उनको काम देने का काम राहुल गांधी करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं इस बार। तो देश का नेता राहुल गांधी है। ये कुछ नहीं करेंगे, केवल झूठ बोलेंगे। नेता भी नौजवानों के हाथ में रोजगार अगर 10 कदम चले होते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। देश के किसान और रही बात ये लोग जो है धर्मेंद्र जी आपने सवाल को कर लिया, जवाब तो लीजिए। मणिपुर धर्मेंद्र जी केवल आप ही बोलेंगे क्या? धर्मेंद्र जी केवल आप ही बोलेंगे, जवाब नहीं चाहिए आपको? आप सुनने को तैयार नहीं। आप जवाब तो लीजिए। आपने एक एक करके कितने सारे सवाल पूछ दिए हैं धर्मेंद्र जी। मोहब्बत की बात करने के हमारे नेता मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों की जोड़ने की बात करते हैं। आपके नेता सबसे पहले अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। आपके नेता जो बात करते हैं वो जिहाद के वोट की बात करते हैं। आपके नेता ये बातें करते हैं। धर्मेंद्र शुक्ला जी आप जवाब तो लीजिए। देश में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। आप जवाब तो लीजिए। देश में हिंदू मुस्लिम की बातें कौन कर रहा है ये तो आपके नेता बता ही रहे हैं। हमारे कि आप नामांकन कराने जाते हैं, आप जनसभा को संबोधित करने जाते हैं तो ऐसी बातें हो जाती हैं। गरीब मजलूम जो पीड़ित लोग हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए खड़े होते हैं। हमारे नेता महंगाई का विरोध करते हैं और देश में 2024 में जब इंडिया की सरकार बनेगी। चंद्रमौल जी जब आप अपनी पार्टी को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो अमेठी की जनता को कैसे संभालेंगे आप लोग? आप अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे चंद्रमौल जी। जनता उनका घर है।
अमेठी के जनता उनका घर है, घर से कोई संभालने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी आपकी अमेठी से ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। जैसे 2019 में ऐतिहासिक मतों से जीते थे राहुल गांधी। चंद्रमोहन जी, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो हम दूसरे साइड जाते हैं, हम दूसरा सवाल करते हैं, किसी और से सवाल करते हैं। अब तो बैठ जाए इनका। राकेश जी, आप जवाब दीजिएगा, जिहाद का वोट आखिर क्या होता है और जिहाद के वोट से किस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है गठबंधन? राकेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मोहम्मद सिद्दीकी जी, आप जवाब दीजिएगा। अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए मोहम्मद सिद्दीकी जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम अमेठी की जनता के विषय में आपने सोचा है जी। हमारी पार्टी जन प्रगति पार्टी जो यहाँ 6 महीनों से गांव लेवल के लोगों से जनसंपर्क कर रही है, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनने आज जनता, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, उनको कोई भी सुध नहीं रही। जब इलेक्शन की बारी आती है तो वो जन जन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके लिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कल आखिरी दिन पर्चा दाखिला का दिन है, मगर यहाँ जो भी सत्ताधारी पार्टी है वो कोई नहीं दिखाई दे रही है। हमारी जन प्रगति पार्टी जो है लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है, गरीबों तक पहुंचने का काम कर रही है। और जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा थी, आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा पे जो भी व्यक्ति चलेगा उसका कल्याण होगा। और अमेठी की जनता तय कर देगी कि सुनील तिवारी जी जो हमारे 37 लोकसभा विधानसभा अमेठी से चुनाव लड़ने का काम करें, जनता उसको तोड़ जवाब देगी। और जनता जन पार्टी के साथ खड़ी है। लोगों ने अभी तक पार्टी को, गरीबों को छलने का काम किया है, मगर हमारी जन प्रगति पार्टी जो बनी है ये स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा की पार्टी है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को जागरूक किया था, लोगों को संदेश दिया था, अब फिर अमेठी की जनता ये तय करेगी कि सुनील तिवारी जी जो 37 लोकसभा से जन प्रगति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाला वक्त तय करेगा कि जनता किसके साथ है। विपक्ष इस पर भी कहेगा मोहम्मद सिद्दीकी जी कि आप क्यों विवेकानंद के कमलों पर चल रहे हैं, पद कमलों पर चल रहे हैं, क्यों उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं, आप अंबेडकर को नहीं मानते? विपक्ष का जवाब कैसे देंगे? जो भी महापुरुष हुए हैं वो अंबेडकर जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहे गांधी जी हो, मैं सारे महापुरुषों को सम्मान करता हूं। मगर आज वक्त अगर है गांधी जी की विचारधारा पे चलने का, अंबेडकर जी की विचारधारा पे चलने का, स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा पे चलने का, जब उन्होंने अंतरराष्ट्र के अंदर भाषण दिया था ये पूरा देश जानता है। आज अमेठी की जनता पूछ रही है कि सारे बड़े बड़े नेताओं के वादे करते हैं, मगर आज दिन तक गरीबों के साथ शोषण होता रहा, उनको छलने का ही काम किया गया है। और अब की अमेठी की जनता ये तय मन बना चुकी है कि जो जन प्रगति पार्टी है इसका नाम ही जन प्रगति पार्टी, हर जन का विकास हो, हर जन का सुख दुख में हम लोग साथ खड़े हो। हमारे जो भी सुनील तिवारी जी हैं वो लोगों के बीच तक पहुंच रहे हैं, लोग एसी की गाड़ी में घूमने का काम कर रहे हैं। माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे सांसद को आज पूरे भारत के अंदर हो सकता है। और खास तौर पे अमेठी की जनता ने मन बना के रखा है, जो भी यहाँ के जनता है, जनता जनार्दन होती है, नेता नहीं होती, जनता जिसको नेता बनाती है। और अब की अमेठी की जनता ने तय कर लिया है कि सुनील तिवारी जी को लोकसभा में पहुंचाना है। और 37वीं लोकसभा चुनाव जो होगा वो माननीय सुनील तिवारी जी और जन प्रकाश सिंह, ये पता चल जाएगा मोहम्मद सिद्दीकी जी, कौन जीतेगा कौन नहीं इसका पता जल्दी चल जाएगा। लेकिन जो सवाल है उससे शायद आप भटक गए। चंद्रमौल जी, आप जवाब दीजिएगा। वोट के जिहाद की बात हम कर रहे थे। धर्मेंद्र शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी से आप, हमारा सवाल है कि वोट के जिहाद की बात करता है आपका गठबंधन, आखिर वोट के जिहाद से क्या समझा जाए? और अखिलेश यादव आते हैं और वो उस पर बयान देकर के चले जाते हैं कि चुनाव प्रचार में कभी कभी कठोर शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। क्या ये कठोर शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके किया गया? स्थिति अच्छी नहीं है,
अब देश में इनको जनता कहीं पूछ नहीं रही खाने का। तो और लोग अमेठी की इस जनता तरीके की ने मन हिंदू बना दिया है, 4 तारीख को आईना दिखाएगी। लोग मोहम्मद सिद्दीकी जी, मोहम्मद सिद्दीकी जी, मोहम्मद सिद्दीकी जी, दूसरे को भी मौका दीजिए। आगे बढ़ चुका है। मोहम्मद सिद्दीकी जी, हम नहीं चाहते आपको म्यूट करें, दूसरे को भी मौका देने दीजिए। भारत मिमियाता था, अब वही भारत, और- नया भारत देश की आंख उठाई तो घुस के मारने वाला भारत है। तो अब भारत के नागरिक घुस के मारने वाला भारत चाहते हैं। मंगल ग्रह पे अपनी जो है धाक जमा के आए, ऐसा भारत चाहते हैं। ये नया भारत है। अब इन लोगों को पच नहीं रहा है। जनता नया भारत चाह रही है। बेहतर सड़कें जो है जनता को पसंद है, अच्छी सुविधा पसंद है, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा हो, सारे क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं। तो इन लोगों को जनता पूछ नहीं रही है तो करें क्या? जाति में बांटेंगे। अब जातिवाद में कोई बंटने वाला नहीं है। अब सिर्फ एक जाति है, राष्ट्र, एक राष्ट्र, बस। राष्ट्रवाद के आगे सारी जातियां फेल हो चुकी हैं। अब जातिवाद नहीं चलेगा। जो अच्छा काम करेगा देश के लिए, देश का मान स्वाभिमान बढ़ाएगा, जो देश को आगे बढ़ाएगा, वही अब देश पे राज करेगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर बैठते हैं और यहाँ पे सांसद स्मृति ईरानी जी सबकी अपेक्षाओं पे खरी उतरी हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की। यहाँ पे 100% किसान रहते हैं। खाद की रैक उतरवाई उन्होंने। कृषि विज्ञान केंद्र का चंद्रमौल जी, निर्माण इसका कराया। जवाब दीजिएगा। चंद्रमौल जी, एक दूसरा सवाल है। पूरे देश की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है और ये चीज बीजेपी वालों ने देखी नहीं जा रही है। उनसे झूठ मामले में फंसाया जा रहा है उन्हें। ये सुनीता केजरीवाल कह रही है कि झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और बीजेपी वाले उनकी लोकप्रियता देख नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। ये बीजेपी का मामला नहीं है। जब घोटाले करेंगे, टेबल के नीचे से लिफाफा पकड़ेंगे तो जेल नहीं जाएंगे तो और क्या होगा? आए थे ईमानदारी का ढोंग पीटने। जिस कांग्रेस के खिलाफ ये लोग दिन रात जो है धरना प्रदर्शन किए, आज उन्हीं की गोदी में बैठ गए तो इनका कोई सिद्धांत थोड़े है। कोई परवाह नहीं करता इनसे। ऐसे झूठे लोगों से भारत की जनता दूर रहना चाहती है और अपने किए हुए कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। इसमें बीजेपी का भाजपा से कोई लेना इसका देना। जवाब हम ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, आम आदमी पार्टी, आप जवाब दीजिएगा। टेबल के नीचे से पैसे लिए जाते हैं, घोटाला किया जाता है। हाँ, ऐसा है शिवानी जी, जो घोटाले की बात कर रहे हैं, घोटाला तो इनसे बड़ा किसी ने किया ही नहीं जी। और अभी देखिए, विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास तो इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे यहाँ के छात्र जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। किसान जिसको 50 किलो बोरी का दाम यूरिया का दिया जा रहा था, उसी दाम में हमारे गांव में ही 45 किलो यूरिया दी जा रही जॉब में आए। है। और भारतवर्ष का सबसे बड़ा रेपिस्ट, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी, पार्टी के लोगों ने विरोध भी किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही गठबंधन के अनुसार जेडीएस में उसको टिकट दिया। और आज इतना बड़ा केस कभी नहीं हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और उसके बाद भी आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस पर कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसका सपोर्ट ही किया जा रहा है। जी। आम आदमी का जन्म काहे लिए जहाँ तक हुआ? आम आदमी पार्टी की बात बता रहे हैं, कांग्रेस आज जब तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबी, उनकी संस्था ने, उनकी एजेंसी ने आज तक अदालत में कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया है जिसके अंतर्गत ये मालूम हो सके कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, संजय सिंह या सिसोदिया जी ने किसी के पास से कोई पैसा बरामद हुआ कि नहीं बरामद हुआ। किसी भी अपराधी को 59 करोड़ रुपए उसके चंदा के रूप में लेकर के और सरकारी गवाह बना लिया, उसके आधार पर हमको मुलजिम बनाया जा रहा है। बार बार हमारी सुप्रीम कोर्ट से सबूत मांगती है, आज तक एक भी सबूत नहीं आया, खाली उनको डांट पड़ रही है। शामिल होना है तो ये तो खाली जुमलेबाजी है इनकी। और इस बात जहाँ तक अमेठी का सवाल है,
अमेठी में सिर्फ दूसरों को भी बता रहे थे चंद्रमौल जी कि जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अमेठी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहा हूं कि हर ग्राम सभा से, हर बूथ से अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है अमेठी। और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी पे लोग 4 घंटे लाइन दी गई है, वो बहुत भारी बहुमत से यहाँ से सांसद सुविधा के साथ रहेंगे या गड्ढे वाली सड़क के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले विकास की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं। उन सड़कों पे ये तो स्वयं जाते हैं, जो प्रवक्ता बोल रहे हैं तो सड़कों पे चलते हैं उन सड़कों पे, लेकिन आपको ये पाते हैं कि सड़कों पर गड्ढे कितने बड़े-बड़े रहेंगे। किसके साथ रहे? 4 साल पूरी अमेठी जनता गड्ढे में चली है। नहीं है। कल 11 बजे और 12 बजे के मध्य अमेठी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, धर्मेंद्र जी, राकेश जी कुछ कह रहे हैं। चंद्रमौल जी और धर्मेंद्र जी, राकेश जी भी कोई समस्या गिना रहे हैं। अब यहाँ पे झूठ फरेब नहीं चलने वाला। यहाँ पे राकेश जी आप बताइएगा, अमेठी की समस्याओं के बारे में बात हो रही है। कानून व्यवस्था अच्छी है। हम ब्रजेश जी के पास चलते हैं सीधे। जितनी सारी चीजें गिनाई गई हैं, जितनी सारे दावे किए गए हैं, जितनी समस्याओं के बारे में बताया गया है, जो भी सारी चीजें बताई गई हैं, हम सीधे अपने संवाददाता के पास चलते हैं और जनता से ही जान लेते हैं कि आखिर क्या अमेठी में वाकई में विकास हुआ या नहीं हुआ, किन तरह की समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, क्या वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं या फिर स्मृति ईरानी 2019 से कब्जा जमाए बैठी हुई है उनको पसंद कर रहे हैं। ब्रजेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? रेलवे स्टेशन बदल गए, पहले एकदम टूटे फूटे थे, अब चमकते हैं। तो जनता तय कर चुकी है जो अच्छा काम किया। चंद्रमौल जी आपसे अभी जवाब लेते हैं। ब्रजेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सोना जी। जी ब्रजेश जी, आप बताइएगा कि आखिर अमेठी का कितना हाल बदला हुआ है पहले से, जो लगातार दावे कर रहे हैं चंद्रमौल जी कि इतने सालों से, यानी कि 15 और 20 सालों से जो हाल बिगड़ा हुआ था, हाल बेहाल था, अब वो दुरुस्त हो गया है। क्या वाकई में अमेठी की जनता अब खुश है, पहले ना खुश थी? और आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो खुश नजर आ रही है, अगर खुश है तो? जी बिल्कुल सोनाली जी, जहां तक बात की जाए विकास की और बदहाली और खुशहाली की, तो ये तो अमेठी की जनता 20 तारीख को अपना मत देके खुद सबको बता देगी कि कब खुशहाली थी और कब बदहाली थी। अगर बात की जाए तो अमेठी के चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 20 से 22 दिन से लगभग लोगों के बीच में बनी रही हैं, वो लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, महिलाओं के साथ दूरिया का कार्यक्रम कर रही हैं और जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लोगों से रूबरू हो रही हैं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखी जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। 3 दिन से कांग्रेसी अपने कांग्रेस कार्यालय पे स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के गांधी परिवार को लाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन ये लोग धरना प्रदर्शन किए और कल से किशोरी जी और जो गांधी परिवार के वकील हैं कशिश जी, वो आ जाए। कल से किशोरी जी यहाँ पड़े हुए हैं और संगठन के साथ, कांग्रेस के संगठन के साथ इनकी लगातार मीटिंग चल रही है। कांग्रेसी लगातार प्रयास लगा रहे हैं कि कौन प्रत्याशी होगा अमेठी में, स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को आएगा भी या ऐसे ही रह जाएगा। तो अभी तक ब्रजेश जी, एक सवाल ये भी है ना कि ये जो रवैया अपना रखा है कांग्रेस ने, ब्रजेश जी एक सवाल ये भी है कि ये जो कांग्रेस ने जो रवैया अपना रखा है, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, महिलाओं के बीच में जा रही हैं, पूजा पाठ से लेकर के लोगों की समस्याएं सुनने तक का काम कर रही हैं। स्कूटी से रात में उनको घूमते हुए भी देखा गया, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। तो क्या इसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस तो अभी तक अपने प्रत्याशी का ही ऐलान नहीं कर पाई है, तो चुनावी मैदान में कैसे आएगी, जनसभा को कैसे संबोधित करेगी और कैसे लोगों को लुभाने में काम कर पाएगी?
जी बिल्कुल सोनाली जी, अगर कहा जाए तो कांग्रेस जो है पुराना, जो अमेठी जो है पुराना कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी आई है और चुनाव लड़ी है, जिसमें उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से स्मृति ईरानी को 2019 में टिकट दिया और वो राहुल गांधी को बहुमूल्य वोटों से बहुमूल्य मतों से हराई है। और इसके बाद से अगर देखा जाए तो लगातार 19 के बाद क्षेत्र में लगातार लोगों के साथ बनी रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस से राहुल गांधी जी चुनाव हारने के बाद अमेठी बहुत कम आए हैं। ये जनता की आवाज है, लोगों की आवाज है। अगर बात 2024 की जाए तो अब भी स्मृति ईरानी 20-22 दिन से पूरे क्षेत्र में गांव-गांव में जन-जन से मिल रही हैं और नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, औरतों के साथ जो है दूरदुरिया कार्यक्रम कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, मंदिरों में जा रही है और लोगों की जन सुनवाई में भी वो शामिल हो रही है, लोगों के काम को कराने का पूरा आश्वासन दे रही है। अगर बात की जाए कांग्रेस से तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी तक नहीं दिया है। जी ब्रजेश जी, आपके आसपास बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कमल का झंडा लिए हैं तो कुछ लोग कांग्रेस का झंडा लेकर के आपके पीछे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही महिलाएं भी नजर आ रही हैं। उनसे बातचीत करिए कि आखिर उनके क्या प्रमुख मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान करने के लिए तैयार हैं, कौन सा वो स्वच्छ छवि का नेता है जिसको वो पसंद करते हैं, किसको वापस से लेकर के आना चाहते हैं तीसरी बार, क्या प्रधानमंत्री के हैट्रिक लगाने में मदद करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, इनसे मैं बात करता हूं। भाई साहब, इस बार जो 20 तारीख को मतदान होगा, इसके मुद्दे क्या होंगे? इसके मुद्दे होंगे अमेठी के सम्मान के, इसके मुद्दे होंगे अमेठी में बंद पड़े कल कारखानों के, इसके मुद्दे होंगे राजीव जी द्वारा, सोनिया जी द्वारा, संजय गांधी जी द्वारा लाखों लाख परिवारों को रोजगार देने के संबंध में ये मुद्दे होंगे अमेठी के संबंध में। और स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे अमेठी के, जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया हमने 5 साल में करके अमेठी में दिखाया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने अमेठी का विकास किया था और स्मृति ईरानी ने अमेठी का विनाश किया है। इनका काम नाली के झगड़े में, खड़ंजे के झगड़े में। राहुल गांधी जी का एक काम गिनवा दो। अभी आपको मैं बताऊं, इनके 2 विधायक नॉमिनेशन में नहीं जा पाए। ये तो दलित विरोधी हैं। स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि जो अमेठी की सड़कें हैं, अमेठी की सड़कों में इतने गड्ढे थे, उन गड्ढों को पटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और हमने किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? भैया, हमें तो लगत है कि मीडिया के अनुसार 2019 से पहले अमेठी में सड़कें नहीं रही। हमें जब से मीडिया आई है स्मृति ईरानी, यहाँ सड़क हो गए, जब से आई है बिजली। अरे महोदय, अमेठी को सजाने का काम गांधी परिवार ने किया, नवरत्न कंपनियों का लाने काम गांधी परिवार ने किया। HL, BHL, एरोनॉटिक, पेट्रोलियम, इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी, डिस्लरी, फूड पार्क, सैनिक स्कूल, सबको बंद करवाया इन्होंने, बंद करवा दी गए। इन्होंने किया क्या है? मुर्गी दाना के फार्म खुलवाया है। न तो उसे किसी अमेठी के लोगों को लाभ हुआ और न अमेठी के जनता को लाभ हुआ। इन्होंने किया सिर्फ एक काम, अमेठी को बदनाम किया। ये बताया कि वहाँ के लोग हमारे आने से पहले कीचड़ से दाना चुगते थे। भाई साहब जी, क्या नाम है? ब्रजेश जी, मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं जी मैं ब्रजेश जी, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, 1 मिनट के लिए आप बने रहिए। इसका जवाब हम ले लेते हैं कि केवल मुर्गियों के दाना चुगने के लिए बनाया गया है और अमेठी का विकास और अमेठी को सजाने और संवारने का काम कांग्रेस ने किया है केवल। चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिएगा, अमेठी की जनता ही कह रही है। ये संजय गांधी जी ने अमेठी का विकास किया था तो ये जो 20 साल सांसद रहे, 5 साल सोनिया जी, 15 साल राहुल जी, ये उसी का नतीजा था कि हमने ये किया, हमको सांसद बना दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में जनता ने इनसे पूछना शुरू किया कि ये तो हम लोग भावनात्मक रूप से चले जा रहे हैं, आपने किया क्या? 19 में अमेठी की जनता ने जवाब दे दिया। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं, अपने यहाँ 24 घंटे लाइट रखते हैं। राहुल जी सुपर PM थे 10 साल और यहाँ पे उनकी सहयोगी सरकार थी जो भी रही प्रदेश में, 5 घंटा लाइट अमेठी में दे नहीं पाए और अब 18 घंटे लाइट मिल रही है। ये परिवर्तन हुआ है। राहुल जी और सोनिया जी 5 साल यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अब लोग उनको पूछना चाहते हैं, इनके 15 साल के एक काम गिनवा दें। मैं तो गिनवा रहा हूं लगातार।
कृषि विज्ञान जी। केंद्र, मेडिकल धर्मेंद्र जी कॉलेज, जवाब दे रहे हैं। एयरपोर्ट, राइफल फैक्ट्री, फायर स्टेशन, पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के चंद्रमोहन जी से, लोकसभा अगर इतना ज्यादा विकास किया है आज अच्छे हो गए, जानी ने, चमचमा रहे तो आज घर घर जाके दुर्गुड़िया क्यों दबाना पड़ रहा है? स्तर की कुश्ती घर घर की क्यों पड़ रही है? 5 साल में जितना काम गिना गएगा, इतना ही काम किया होता है स्मृति जी ने, तो आज बगल में बैठी होती जो नया घर इन्होंने बनवाया बेटी। हाउस बनवा दिया। राहुल गांधी यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कल चुनाव का पर्चा भरेंगे और 30 मई को अमेठी की जनता प्रत्येक विधानसभा में 1-1 लाख वोट से ज्यादा जिता करके और अब की बार स्मृति ईरानी को बताएगी कि 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है, और अगर किया है तो उनको क्यों जाना पड़ रहा है, घर घर जाना पड़ रहा है, गली गली घूमना पड़, क्यों घूम रही है? घूमना नहीं पड़ रहा है, सिद्ध होता है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। धर्मेंद्र जी, घर घर घूमना क्या आपको गलत लग रहा है? वो हारने के बाद डोर टू डोर कैंपेन तो आपके नेता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीता केजरीवाल भी सड़कों पर उतर चुकी हैं। क्या आपको घर घर जाना खराब लगता है? सुविधा नहीं, सुनीता केजरीवाल जो है वो घर जाने पंजाब में कर रही हैं, दिल्ली में कर रही हैं। अपने पति को, जिसको बेकसूर पति को, जिसको ईडी के द्वारा बिना किसी सबूत के बंद कर दिया गया है, उसके लिए बताने जा रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासक जो है इस समय। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है धर्मेंद्र जी, तो फोन के पासवर्ड क्यों नहीं बता देते हैं? 170 मोबाइल फोन क्यों तोड़े गए, ये क्यों नहीं बता देते हैं? इसका जवाब कौन देगा? वो सब बता रहे हैं कोर्ट के सामने। आज तक ईडी ने हमको, आप बता दीजिए, कोई सबूत प्रस्तुत किया हो तो हम बता दीजिए। अगर वो एक सबूत दे देंगे, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सबका जवाब मिल जाएगा। चंद्रमोहन जी, आप जवाब दीजिएगा। क्या झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? अब तो इनको बोलने के लिए कुछ है नहीं। अगर बड़े पाक साफ हैं तो काहे उनको ईडी अपने उसमें लेती? क्यों नहीं ये सबूत दे देते, बाहर आ जाए जेल के? ये तो ईडी का विषय है, जांच का विषय है। ये काहे सबूत वो देगा? पूछना चाहता हूँ तो उसको देना है। आरोपी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं एजेंसी के द्वारा, उसको अदालत के सामने तो सबूत वो रखेगा। तो क्यों बैठना पड़ा, ये यही बता दे बस। क्या अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो भी वो आरोप लगा रहे हैं उसके संबंध में कोई एक सबूत बताइए कौन सा उन्होंने प्रस्तुत किया है? ये भी बताओ आप, क्यों आप गोद में बैठे वहां पे जाके कांग्रेस के? इसी तरह से हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के साथ जब बहस करना शुरू हुआ, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कांग्रेस के साथ अगर आपको अदालत के सामने आपको बहस करनी हो तो कर लीजिए, क्यों नहीं किया बहस उन्होंने? इसलिए वो जानते थे कि आज अगर बहस कर लेंगे तो ये पूरा केस ही साफ हो जाएगा, इसलिए बहस से भाग गए। सबूत दे नहीं सकते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन संपूर्ण देश में अच्छा से पूरी इच्छा से के साथ लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूरा जवाब देने जा रही है। इंडिया गठबंधन केवल 4 जून सुबह 8 बजे तक आ रहा है। पीएम मोदी के बयान पर क्या कहेंगे धर्मेंद्र शुक्ला जी? पीएम मोदी कह रहे हैं कि शहजादे को पीएम बनना है और पाकिस्तान इसके लिए उतावला नजर आ रहा है। वही पीएम मोदी ये भी कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस मर रही है प्रधानमंत्री बनने के लिए, वहीं पाकिस्तान रो भी रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। आखिर ऐसा बयान क्या संदेश देता है देश की जनता? आज के ही बयान में प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखारबिंदों से कहा कांग्रेस मर रही है। ये प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं और वो इस समय इतनी बौखलाहट में आ गए हैं कि जिस तरह से एक प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए उस भाषा को भी छोड़ चुके हैं। वो उनमें घबराहट आ गई है। उनको लगने लगा है कि इस बार हम सत्ता से च्युत होने जा रहे हैं, इसलिए अब वो अनाप शनाप की पहले झूठ बोल के काम किया। केवल इस समय झूठ बोला जा रहा है, शिगुफा फैलाया जा रहा है और तरह तरह के नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी मोहम्मद सिद्दीकी जी, आप बताइएगा। बांटो और राज करो, कांग्रेस की केवल एक ही नियत रह गई है, सनातन को अपमानित करती है हमेशा से ही। सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा बयान दे रहे। ये भाजपा का काम है जी, ये बीजेपी वाले करते हैं।
तो बाकी की पार्टियां क्या करती हैं, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही है ये पार्टियां, और यही कांग्रेस का और गठबंधन का पतन भी होगा। महागठबंधन जोड़ने का काम करता है जी महागठबंधन का जोड़ने का काम किया है खाली भारतीय जनता लेकिन कैसे, जब गठबंधन को ही नहीं जोड़ पाई, गठबंधन को जोड़ करके ही नहीं रख पाई। पहले गठबंधन ने ये दावा किया और ऐलान किया कि वो पूरे देश में एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद केवल उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां बच जाती हैं। हर एक प्रदेश में जाकर के अलग अलग चुनाव लड़ते हैं आप लोग और दावे भी करते हैं, उसके बाद आप में ही जब गठबंधन में ही एकता नहीं रह जाती है, देश की जनता को आखिर क्या संदेश दे रहे हैं? बीजेपी के भी बहुत गठबंधन है जी, बीजेपी के भी बहुत गठबंधन है। ये लोग तो नहीं हो करते, केवल दबाने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के गठबंधन है अगर राकेश जी, तो आप भी बताइए ना कि ये कहाँ जाकर के किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इन्होंने बात की गठबंधन की और उसके बाद जाकर के कह रहे हैं कि हम पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे? कौन कहा? ये तो भ्रम फैला रहे हैं ना ये लोग, इनका तो भ्रम फैलाना ही काम है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है राकेश जी, जानकारी हासिल करिए। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं कह रही है, इस चीज को ना ही देश की जनता कह रही है, इस आपके नेता ही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी कह रही है कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने गठबंधन की बात इन प्रदेशों में नहीं की थी, बाकी हम देश में गठबंधन में लड़ रहे हैं। आप पहले पूरी जानकारी एकत्रित करिए। धर्मेंद्र शुक्ला जी, आप जवाब दीजिएगा। इंडिया अलायंस जो है एक रणनीति के तहत लोकतंत्र को समाप्त करने वालों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रदेश में जिस पार्टी का ज्यादा अस्तित्व है उस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी। वहां पे ये बैठ करके पूरे इंडिया गठबंधन ने एक रणनीति बनाई है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हम यहाँ पे लड़ेंगे हम वहां लड़ेंगे। पूरे इंडिया गठबंधन के लोग बैठे, आपस में तय हुआ, उसके बाद एक गठबंधन बना है और उसमें शेयरिंग हुई है। अगर हम पंजाब में ज्यादा सीट ले सकते हैं इसलिए मुझको आम आदमी पार्टी को सीट दी गई है। पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी को ज्यादा सीटें इसलिए दी गई हैं कि वहां पर टीएमसी को ज्यादा सीटें मिल सकती। हमारी एक रणनीति है, उस रणनीति के अंतर्गत इस लोकतंत्र को विनाश करने की दिशा में जो पार्टी ले जा रही है उसके खिलाफ हमारी एक लड़ाई है। और इनके हिसाब से जो विपक्ष के लोग हैं वो सब राष्ट्रद्रोही। इंडिया अगर सब राष्ट्रद्रोही है तो उसमें क्या कर रहे हैं? तो बचाव की लड़ाई है, ये ना कोई देश बनाने के लिए निकले हैं, ये केवल अपने काले कारनामे छुपाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार में मिट्टी डालने के लिए और अपने खुद को परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए सिर्फ एक लड़ाई है बस, और दूसरी लड़ाई नहीं है। ये देश के लिए कुछ चंद्रमौल जी, एक आखिरी सवाल हमारा है, एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी का बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आता है। अभी कह रहे थे धर्मेंद्र जी कि प्रधानमंत्री अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, भ्रष्ट नेता हो या मास रेपिस्ट हो, उसको बचाने का, उसको संरक्षण देने का और उसकी रक्षा करने का काम करती है बीजेपी। मौत का सौदागर बोलने वाले लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि ये लोग गलत शब्द बोल रहे हैं? मौत का सौदागर किसने कहा था, ध्यान है आपको? किसने कहा था? प्रधानमंत्री की गारंटी तो सामने आ गई। 2 करोड़ प्रधानमंत्री की गारंटी है, नौकरियां सामने आ गई। भूखा नहीं सोएगा, सड़कें अच्छी होगी, विद्युत व्यवस्था अच्छी होगी, हर घर में नल से जल मिलेगा, सबको राशन मिलेगा, सबको अच्छी सुविधा होगी, किसानों को पीएम किसान मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आप ये जान लीजिए, अब सुरक्षित हाथों में है। जो देश में आने वाले भारत था अपने जो है आप जिहाद के वोट पर कुछ नहीं कहना चाहते क्या धर्मेंद्र जी? और भारत मिमियाता था। अब कोई अगर देश पे आंख उठाता है तो ये नया भारत घुस के मारने वाला भारत है। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी आप समझो, मारने वाला नहीं था। चंद्रमौल जी, धर्मेंद्र जी बता रहे हैं, धर्मेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। 71 में मैंने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से। 2047 विकसित राष्ट्र के कदम पे पूरा भारत चल चुका है। आज पूरा देश
अपने कंधे पे मोदी जी को बैठा चुका है और 400 पार करा किया था यहाँ पे। ये जो आप लोग झूठ भ्रम परिवार का अस्तित्व। चंद्रमौल जी, प्रधानमंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया इसका ब्यौरा ले लिया हमने, लेकिन जो एक आखिरी सवाल हमारा है धर्मेंद्र जी से, उसे हम ले लेते हैं, उसका जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, 4 जून को नतीजे पता चल जाएंगे कि कौन आखिर प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन वोट के जिहाद पर आप क्या कहेंगे? केवल इसका जवाब दे दीजिए कि वोट के जिहाद से आप लोगों का क्या मतलब है, गठबंधन का वोट के जिहाद से क्या मतलब है? मारिया आलम आकर के बयान देती है, वो जनसभा को संबोधित करने आई थी, लोगों से बातचीत करने आई थी, या फिर केवल वोट के जिहाद के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने आई थी? किसी भी कम्युनिटी को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। और गठबंधन बिहार में भी है, वहां लालू प्रसाद जी की पार्टी के साथ मेरा गठबंधन है, इनका भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नीतीश जी के साथ है। हमें केवल वोट के जिहाद पर जवाब चाहिए धर्मेंद्र जी, वोट के जिहाद पर हमें जवाब चाहिए। आप लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, वोट का जिहाद क्या है आखिर, बस इसका जवाब दे दीजिए। जिहाद का शब्द कहां से आया? जिहाद का शब्द ही भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की उपज है जी। जिहाद कहीं नहीं, कुछ किसी चीज का जिहाद तो ये पैदा करते हैं। जी 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 जी, इसका जवाब ले लेते हैं, हमारे पास समय का भी अभाव है धर्मेंद्र जी, हमारे पास समय का भी अभाव है, इसका जवाब ले लेते हैं। ये हमारा आखिरी जवाब होगा। चंद्रमौल जी जवाब दीजिएगा, इसके साथ कई सारे सवाल भी यहीं छूट जाएंगे कि आखिर अमेठी में कब तक प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और कब आखिर चुनाव के बाद कौन यहाँ पर अगला सांसद बनने वाला है। चंद्रमौल जी लेकिन इसका जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के दौरान ही, उनकी सत्ता के दौरान ही जिहाद शब्द आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बांटने वाले लोग हैं। भाजपा तो सबको जोड़ने का काम करती है। ये लोग जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, लेकिन आज भारत को जोड़ दिया। जिस लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरता था अपने देश का, आज वहां तिरंगा फहर रहा है, राम बारात निकल रही है, तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो बताओ हम जो जोड़ने वाले हैं कि बांटने वाले? 500 सालों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाद फंसा था, उसको भी निपटाने का काम किया और आज भव्य और नव्य दिव्य राम मंदिर और पूरी अयोध्या भव्य नव्य और दिव्य हो गई। क्या ये बांटने का काम है कि जोड़ने का काम है? हिंदू मुस्लिम कोई भी हो भारत का वासी, सबके आस्था के केंद्र और आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं। तो हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। कि इनके नेता जो कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, मुसलमानों का नहीं, जरूरतमंदों का बोलिए। ये लोग तो लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमने पीएम किसान सम्मान निधि दिया, की जाति पूछा। चंद्रमौल जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया क्या नहीं, ये देश की जनता जानती है, भली भांति समझती है। चंद्रमौल जी, धर्मेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश की जनता जानती है और वो बखूबी समझती है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उन्हें पता है कि किस सरकार में कितना काम किया गया है, किसने कितना काम किया है, कितना विकास का काम किया है और कितना कुछ किया है। आपको बता दें, अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की देरी को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पहली बार उम्मीदवार को उतारने में देर नहीं कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस कश्मकश में फंस चुकी है। नामांकन शुरू होने के बाद कांग्रेस को फैसला करना पड़ा था। कांग्रेस अमेठी सीट पर 43 साल पुराने इतिहास को दोहराती हुई भी नजर आ रही है। जब संजय गांधी के निधन के बाद उपचुनाव में उम्मीदवार पर फैसला करना पड़ा था। जी आपको बता दें, 1981 में अमेठी सीट पर नामांकन शुरू होने के बाद कांग्रेस ने टिकट की घोषणा की थी। इस बार के चुनाव में वैसे ही पैटर्न दिखते हुए नजर आ रहा है। ये देखना है कि कांग्रेस इस सीट से किसको मैदान में उतारती है। आखिर वो कौन होगा जो स्मृति ईरानी को टक्कर देने में कामयाब हो पाएगा।
बता दें, आजादी के 3 दशक के बाद अमेठी नाम से लोकसभा सीट वजूद में आया था। अमेठी क्षेत्र पहले सुल्तानपुर साउथ संसदीय सीट का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 1962 में सुल्तानपुर जिले की 4 और प्रतापगढ़ की एक अठेहा विधानसभा को मिलाकर के मुसाफिरखाना लोकसभा सीट का गठन हुआ, जिसका हिस्सा अमेठी हुआ करती थी। 1972 के परिसीमन में रायबरेली जिले की 2 और सुल्तानपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों को मिलाकर के अमेठी लोकसभा सीट बनी। वहीं 1977 में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे। आपातकाल के बाद होने वाले 1977 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से कांग्रेस के संजय गांधी उतरे थे, तो उनके जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह मैदान में थे। वहीं संजय गांधी ये चुनाव हार भी गए थे। चुनाव हारने के बाद भी संजय गांधी अमेठी क्षेत्र में डटे रहे थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से संजय गांधी सांसद चुने गए थे, लेकिन 1 साल के अंदर ही विमान दुर्घटना में उनका निधन भी हो गया था। इसके बाद अमेठी सीट पर 1981 में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को चयन के लिए कश्मकश में फंसते हुए देखा गया था। अमेठी सीट पर 1981 में होने वाले उपचुनाव में लोकदल के शरद यादव को मैदान में उतारा गया था। समाजवादी नेता शरद यादव उस समय काफी तेज तर्रार माने जाते थे, जिसके चलते कांग्रेस पशोपेश में फंसी हुई नजर आ रही थी। वहीं कांग्रेस तय नहीं कर पा रही थी कि अमेठी से किसे चुनाव लड़ाया जाए और किसे ना लड़ाया जाए। वहीं राजीव गांधी को सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे। अमेठी सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना यहीं से शुरू हुई थी और यहीं आकर के वापस से फंसते हुए भी नजर आ रही है। 43 साल भी वही इतिहास दोहराते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। तो क्या वाकई में कांग्रेस यही करना चाहती है जो 43 साल पहले उन्होंने किया था, या फिर राहुल गांधी कुछ नया सोच रहे हैं, कांग्रेस कुछ नया सोच रही है और गठबंधन इसी के साथ कुछ नया सोच रही है और जीत की अलग रणनीति बना रही है? देखना यह है कि क्या तीसरी बार भी अमेठी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका देगी गद्दी पर बिठाने के लिए? क्या स्मृति ईरानी को दूसरी बार सांसद बनाने में मदद करेगी? क्या स्मृति ईरानी के कामों से अमेठी की जनता खुश है, या फिर राहुल गांधी को एक बार फिर से मौका मिलेगा, कांग्रेस को और गठबंधन को एक बार फिर से मौका मिलेगा अमेठी पर राज करने का? ये सारे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा, यानी कि 4 जून को इसकी भी घोषणा हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर अमेठी में कौन आता है और इसी के साथ देश का प्रधानमंत्री अगला कौन बनता है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।